बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपने लास्ट चैप्टर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग का वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 प्रोसेस कॉस्टिंग। इसको हम कॉस्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट के नाम से भी पढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ कि प्रोसेस कॉस्टिंग हमारी क्या होती है। Chartered Institute of Management Accountant London defines process costing as that form of operating costing which applies where standardized goods are produced। इसमें उन्होंने जो सीमा लंदन है, इसने ये एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का, इसमें कॉस्टिंग की जो प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन बयान की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये ऐसी फॉर्म है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें हम कोई ना कोई परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग उस जगह अप्लाई की जाती है, उस एरिया में अप्लाई की जा सकती है, उस फैक्ट्री के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर अप्लाई की जाती है जहाँ पे जो गुड्स और प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में बनती हैं। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में मतलब होमोजीनियस होती है, एक जैसी होती है, उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर्ड नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ बेसिक फीचर्स पढ़ लेते हैं, इससे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। पहला फीचर है द प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस। इसमें जो आप प्रोडक्शन करते हो वो कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, डिपार्टमेंटल वाइज भी हम इसे कह सकते हैं। सेकंड जो फीचर है द प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस, कि जिस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं वो होमोजीनियस होती है, एक जैसी होती है, यानी हर डिपार्टमेंट में एक ही प्रोडक्ट, एक जैसी प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये नहीं कि यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। उसके बाद द प्रोसेसेस आर स्टैंडर्डाइज, यानी इसमें जो भी प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बना दिया जाता है और उसी स्टैंडर्ड को हर प्रोडक्ट के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक सिस्टम मेंटेन कर दिया जाता है। द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ अनदर प्रोसेस, यानी कि इसमें डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो पहला डिपार्टमेंट या पहला प्रोसेस होता है उसकी जो आउटपुट होती है, उसका जो रिजल्ट होता है वो अगले डिपार्टमेंट यानी अगले प्रोसेस की क्या होती है, इनपुट बन जाती है। ठीक है, इस सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हम फर्नीचर मार्केट में होते हैं, अगर कोई हम फर्नीचर बना रहे होते हैं, फर्नीचर क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें वुड रिक्वायर्ड होती है, तो वुड को ब्लॉक्स में कटिंग किया जाता है। एक डिपार्टमेंट एक प्रोसेस हो जो होगा उसे ब्लॉक्स में कट कर रहा होगा। सेकंड डिपार्टमेंट में हम उसे मूव करते हैं तो वो उससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर की शेप में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उसे हम फर्नीचर की शेप से उसको वर्कर जो होते हैं उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उसके ऊपर पेंट करना शुरू कर जाते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट को फिनिश्ड डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि तमाम प्रोडक्ट हमारी एक ही होती है, लेकिन उसको कंप्लीट होने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले डिपार्टमेंट या पहले प्रोसेस का जो आउटपुट होती है वो अगले प्रोसेस या अगले डिपार्टमेंट की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है द आउटपुट ऑफ द लास्ट प्रोसेस इज़ ट्रांसफ़र टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। जो लास्ट स्टेप होगा, जो लास्ट डिपार्टमेंट होगा, उसकी जो आउटपुट होती है वो आखिर में फिनिश स्टॉक अकाउंट में चली जाती है। यानी कि फिनिश्ड गुड्स या फिनिश स्टॉक वो होता है जो रेडी टू सेल होते हैं, जिसको हम 100% कंप्लीट हो चुका होता है और अब उसको हमने सोल्ड कर देना है। उसके बाद कॉस्ट आर कलेक्टेड प्रोसेस वाइज। अब इसमें हम जो कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वो डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज कैलकुलेट करते हैं। जो प्रोडक्ट जितने भी प्रोसेस से गुजर के जाती है, जितने भी डिपार्टमेंट से गुजर के जाती है, हम उसको हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्लस करते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ऑल प्रोसेस जब फिनिश गुड्स में जाती है तो हमें उसकी टोटल कॉस्ट को हम सम अप कर लेते हैं। उसके बाद है कॉस्ट पर यूनिट इज़ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। अब हमने कैलकुलेट ये भी करनी होती है कि एक यूनिट बनाने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई है। अब उसको हम कैलकुलेट करेंगे जब वो प्रोडक्ट एंड पे होगी, जब वो कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट को, कि जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट होती है, यानी तमाम डिपार्टमेंट की तमाम प्रोसेस की कॉस्ट को सम किया और उसको हमने डिवाइड क्या कर देना है अपनी नॉर्मल आउटपुट प्रोड्यूस और जितनी हमने यूनिट्स प्रोड्यूस की, यानी टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस को हमने क्या कर देना है कि हमारी जो टोटल प्रोसेस कॉस्ट है उसको हमने डिवाइड कर देना है टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर। इससे हमारी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये बेसिक फीचर्स है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, अब हमने पढ़ना है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में कि किन किन कंसर्न्स में, किन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड यूज़ किया जाता है।
Process costing is applied in those industries where manufacturing activities carried on continuously. ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज़ जो होती है कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, बाय मींस ऑफ 2 और मोर प्रोसेस, यानी जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होता है, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 मराहिल से गुजारना पड़ता है, ठीक है। एंड द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस बिकम्स द इनपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टिल कंप्लीशन। जैसे हमने प्रीवियस भी पढ़ा कि पिछले प्रोसेस की जो आउटपुट होती है वो अगले प्रोसेस की क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। इट इज़ जनरली अप्लाइड इन पेपर इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, शुगर इंडस्ट्रीज़ में, क्रूड ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं मोस्टली, और एट्सेट्रा और भी हो सकती हैं, लेकिन ये मोस्ट जो मेन कॉमन मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की एप्लीकेशन जो होती है अब ज़्यादातर हम इन इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने जो सबसे पहले डिफ़ाइन किया वो प्रोसेस कॉस्टिंग की डेफिनेशन को, फिर उसके बेसिक फीचर्स को, फिर इसकी एप्लीकेशन को, ठीक है। अब बेसिकली एक और हमारा कॉस्टिंग मेथड है जिसे हम जॉब कॉस्टिंग का नाम देते हैं। अब हम अभी इसके अंदर अब हमने पढ़ना है कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन हमने पढ़ना है, डिफरेंस पॉइंट पढ़ना है कि जॉब कॉस्टिंग किसे कहते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग किसे कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास बेसिक्स ऑफ डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के, सबसे पहला जो है वो है स्पेसिफिक ऑर्डर्स। स्पेसिफिक ऑर्डर्स का मतलब है कि जॉब इज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर्स। जॉब कॉस्टिंग में हमें जो स्पेसिफिक ऑर्डर दिया जाता है उसी के अगेंस्ट हम जॉब परफॉर्म करते हैं। जॉब बेसिकली उस वर्क पर्टिकुलर टास्क को कहा जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में प्रोडक्शन इज़ कंटिन्यूस, यानी प्रोडक्शन जो होती है वो कंटिन्यूस बेसिस पे बार बार चल रही होती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है, फिर कंप्लीट होती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसकी नेचर, ईच जॉब में भी डिफरेंट, हर जॉब जो होती है वो डिफरेंट, यानी हर एक में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लाजमी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो। जो कॉस्टिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोडक्ट इज़ होमोजेनियस एंड स्टैंडर्डाइज्ड। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने एक ही प्रोडक्ट को बार अगेन एंड अगेन बनाना है। अगर शुगर इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें शुगर ही मैन्युफैक्चर हो रही होगी ना, बना रहे होंगे, तो और उसके अलावा तो हम और कोई चीज़ नहीं ना बना रहे होंगे। पेपर इंडस्ट्री तो पेपर ही बना रहे होंगे ना, तो उसमें प्रोडक्ट जो होती है वो होमोजेनियस होती है, स्टैंडर्डाइज्ड होती है। उसके बाद कॉस्ट सेंटर, द कॉस्ट सेंटर इज़ जॉब, यानी उसमें मेन जो हमने कॉस्ट जिस चीज़ की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा पर्टिकुलर जॉब है, वो पर्टिकुलर ऑर्डर है। और इसमें कॉस्ट सेंटर जो है वो हमारा प्रोसेस है, डिपार्टमेंट है, उसकी हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट आई, अगले डिपार्टमेंट में, अगले प्रोसेस में कितनी कॉस्ट आई। फिर कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड असरटेन्ड फॉर ईच जॉब सेपरेटली। हम जब भी कॉस्ट की कलेक्शन करते हैं और उसकी असरटेनमेंट करते हैं तो हम हर जॉब की अलग अलग करते हैं, हर प्रोडक्ट की अलग अलग करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जितनी भी कॉस्ट को कलेक्ट करते हैं और असरटेन करते हैं, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग करते हैं, हर प्रोसेस को अलग अलग करते हैं, ठीक है। व्हेन कॉस्ट आर कैलकुलेटेड, जॉब कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ओनली व्हेन अ जॉब इज़ कंप्लीटेड। जॉब कॉस्ट में हम कॉस्ट को कैलकुलेट तब करते हैं जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट बन जाती है, वो जॉब परफॉर्म हो जाता है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड, कि जैसे हमारा कंप्लीट पीरियड ऐड हो जाती है, जिसमें डिफरेंट जैसे कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाते हैं हम उसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस, देयर मे और मे नॉट बी वर्क इन प्रोसेस। जॉब कॉस्टिंग में स्पेसिफिक ऑर्डर्स को जितनी ऑर्डर क्वांटिटी में कहा जाता है उतनी क्वांटिटी में प्रोवाइड बना के हम उसको अपने कस्टमर्स को जो होते हैं प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें हो सकता है कि वर्क इन प्रोसेस हो या नहीं, मोस्टली वर्क इन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, ज़्यादातर कंप्लीट हो जाती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, देयर इज़ ऑलवेज सम वर्क इन प्रोसेस बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस प्रोडक्शन। हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कंटिन्यूसली प्रोडक्शन बना रहे होते हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि चीज़ें अभी बन रही होती हैं, अगले डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, कुछ पिछले डिपार्टमेंट में अभी भी बन रही होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोडक्शन हो रही होती है, तो वर्क इन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ कंट्रोल, हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ हेट्रोजीनियस जॉब्स। इसमें जॉब कॉस्टिंग में आपको चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा
आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, एक जैसी प्रोडक्ट्स नहीं होती। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, अटेंटिवनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग में लोअर डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्योंकि एक ही चीज़ बन रही होती है, उसी को बार बार उसी तरह ही हमने रिपीट करना है, एक जैसी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्शन जो हमारा जो उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोसेस है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड है, प्रोडक्ट भी होमोजीनियस एक जैसी है, तो फिर इसके लिए इसको कंट्रोल करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। ट्रांसफ़र, देयर आर यूजुअली नो ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जॉब टू अनदर यूजलेस सरप्लस वर्क। हाँ ना, इसका जो मटेरियल अगर बच जाते हैं इनके सरप्लस, तो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करते एक जॉब से दूसरी जॉब में, क्योंकि उसकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होगी तो मुश्किल होगा उसको ट्रांसफ़र करना, ठीक है। लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग में आप जो भी मटेरियल बच जाता है तो ज़ाहिर बात है वो आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको वो इनपुट दोबारा अगेन बन जाएगी, ठीक है। आप उसको किसी दूसरे प्रोसेस में उसको एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज करें फर्नीचर बना रहे हैं, वुड ज़्यादा आपके पास एक्सेसिव क्वांटिटी में आ गई है, आपका ऑर्डर कंप्लीट हुआ, तो वही वुड आप किसी और प्रोसेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो बेसिकली डिस्टिंक्शन थी, ये वो पॉइंट्स थे जो कि जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, CPR, उसके बेसिक फीचर्स और एप्लीकेशन के बारे में समझ आई होगी। ये था आज का लेक्चर। कल हम इसकी कॉस्टिंग, जो प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रॉपर मेथड्स और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट को प्रॉपरली पढ़ेंगे, उसका फॉर्मेट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।